हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के कुल 28 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आपका डिस्काउंट टॉपिक से है। बोला यह गया है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। एक दुकानदार है जो अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट यानी 10% के छूट पर अपना सामान बेचता है। अच्छा, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? 10% छूट का मतलब यह हुआ कि अब जो वस्तु का MRP होगा उसका 90% ही आपको पे करना होगा। जैसे कोई भी सामान आप परचेज करने के लिए गए और आपको उस सामान की कीमत पर 20% का डिस्काउंट मिलता है, तो 20% डिस्काउंट मिलने का मतलब है कि वस्तु के कीमत का 20% कम आपको पे करना पड़ेगा, यानी वस्तु के कीमत का 80% तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर 30% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब वस्तु का जो भी MRP होगा उसका 70% आपको पे करना पड़ेगा। और डिस्काउंट जब भी आपको मिलता है तो MRP पे, है ना, MRP पे यानी कि अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट मिलता है। कोई भी दुकानदार हमेशा अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट करता है। तो अंकित मूल्य के 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। फिर वह बोला है कि वह किसी वस्तु पर जो कि उसे 900 रुपये में मिला कितना दाम अंकित करे, यानी अंकित मूल्य हमें इस क्वेश्चन में बताना है। 900 रुपया में एक सामान मिला है, उस पर कितना दाम वह रखे कि उसको 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले देखिए 10% का लाभ उसको चाहिए। सामान 900 का है तो 900 के सामान पे 10% का तो लाभ तब होगा जब उस सामान के कीमत के 110% में बेचे। तो सामान का लागत 900 है, इस पे इसको 10% का लाभ चाहिए तो 10% बढ़ा के बेचना पड़ेगा, यानी सामान की कीमत के 110% में बेचना पड़ेगा। तो यह क्या हो गया आपका इस सौदे का इस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अब आगे देखिए, अब उसको 10% डिस्काउंट भी करना है तो MRP क्या रखे? तो हम मान लेते हैं कि MRP वह 100 रुपये रख ले और MRP पे कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा इसको? 10%। तो 10% छूट के बाद कितना हो जाएगा वस्तु का कीमत? अंकित मूल्य के 90% के बराबर, और अंकित मूल्य का जो 90% होगा उसमें व्यक्ति को इतना कीमत आना चाहिए, यानी कि 10% का लाभ होना चाहिए। MRP पर डिस्काउंट यानी विक्रय मूल्य, है ना, यह भी हमारा विक्रय मूल्य है, यह भी हमारा विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गया है। अब सोल्व इसको करिए आप। यहाँ भी प्रतिशत है, इधर भी प्रतिशत है, इससे यह कैंसिल आउट हो गया। 90 से काटेंगे, 90 दाही 900 हो जाएगा। इधर आपका बचा है कितना? x बराबर 110 में 10 से गुना करेंगे 1100 हो जाएगा। यानी उस वस्तु का MRP क्या रखना पड़ेगा? 1100 रुपये रखना पड़ेगा, तब जाके 10% डिस्काउंट के बावजूद भी उसे 10% का लाभ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 1000 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि A से दोगुनी राशि प्राप्त करे। अच्छा, A B से दोगुनी राशि प्राप्त करे और B C से तिगुनी राशि प्राप्त करे। तो सबसे पहले ABC के बीच का जो संबंध दिया गया है उसको अनुपात में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दोगुना तिगुना इन सब को हम लोग अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बीच में जो राशि बांटा गया है वो किस तरीके से बांटा गया है। बोला है A B से दोगुना, A जो है ना वह B से दोगुना राशि प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए A को B को जो भी राशि मिलेगा उसका दोगुना राशि A को मिलता है। और आगे बोला है B C से तिगुना, और B को जो मिलता है ना वो C से तिगुना मिलता है। ठीक है, B को जो राशि मिलता है वो C से क्या मिलता है? तिगुना मिलता है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ABC के बीच में इस तरीके से 1000 रुपये बांटा गया है कि AB से दोगुना, है ना, AB से दोगुना, ठीक है, और BC से तिगुना राशि प्राप्त करता है। अब इसको आप अनुपात में कन्वर्ट करिए। अंतिम से चलिए C के लिए हम मान लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू लेने का प्रयास करिएगा। तो C को हम मान लेते हैं कि 1 रुपये मिला, तो C का तिगुना B को मिलेगा, तो B को कितना मिलेगा? 3 रुपये। B को C का तिगुना, तो C को हम मान लिए कि 1 रुपये मिला, तो B को कितना? 3 रुपये मिलेगा। और B का दोगुना A को मिलता है, तो 3 का दोगुना क्या होगा? 6 होगा। तो ABC के बीच में जो धन बांटा गया उसके बीच में 6 3 1 का अनुपात हो गया। अब बोला है कि C को कितना राशि प्राप्त हुआ? कुल राशि देख लीजिए कितना है? 1000 रुपये। 1000 रुपये में C को कितना प्राप्त हुआ यह हमें बताना है। अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए रियल वैल्यू कितना है आपका? 1000 है,
रियल वैल्यू तो यही है ना 1000 रुपये। यह किसके बीच में बांटा गया है? तीनों के बीच में। तो आप अनुपात में चेक करिए कि तीनों के बीच में कितना बांटा गया है। 6 3 9 और 1 10। अनुपात में तीनों के बीच में अनुपात 10 बांटा गया है, जबकि रियल में बोला गया है 1000। यानी अनुपात 10 का वैल्यू आपका 1000 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 1000/10। यानी जो रियल वैल्यू होगा उसको ऊपर लिखिएगा और अनुपातिक वैल्यू को नीचे लिखिएगा, इससे अनुपात 1 का वैल्यू निकलता है। अनुपात में तीनों के बीच 6 3 9 और 1 10 बांटा गया, जबकि रियल में 1000, तो अनुपात 10 का वैल्यू 1000 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 1000/10। तो रियल वैल्यू हमेशा ऊपर रखिएगा और अनुपातिक वैल्यू नीचे रखिएगा, ठीक है। तीनों की राशि है और यह तीनों का अनुपातिक राशि है। बोला सी को कितना प्राप्त हुआ? तो सी को अनुपात 1 प्राप्त हुआ। तो देखिए अनुपात 1 का मान निकालना है तो 1 से गुना। ए को कितना प्राप्त हुआ? हम अनुपात 6 का मान निकालते। बी को कितना प्राप्त हुआ? हम अनुपात 3 का मान निकालते। ए और बी में अंतर कितना का? तो 6 और 3 में अंतर कितना का? 3 का। हम अनुपात 3 का मान निकालते। यानी जो भी पूछा गया होता ना, बहुत ही आराम से यहाँ से हम निकाल लेते। तो 10 से 10 कैंसिल, मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल। 100 में 1 से गुना करिएगा, 100 रुपये। 100 रुपये की राशि किसको प्राप्त होगा? सी को प्राप्त होगा। हमें यही बताना था कि सी को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो आंसर आपका हो जाएगा 100 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा? देखिए किसी भी संख्या का गुणांक उसका टेबल होता है। जैसे 9 का जो प्रथम गुणांक होगा वह 9 गुने 1 यानी कि 9 होगा। दूसरा गुणांक 9 गुना 2 यानी कि 18 होगा। तीसरा गुणांक 9 गुना 3 यानी कि 27 होगा। उसी तरीके से आगे आप बढ़िए। बोला है तीसरा गुणांक तो 9 गुना 30 कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। इसी का हमें औसत बताना है। बोला है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत। गुणांक का मतलब है कि जो 9 के पहारा में आने वाला है उसका औसत। तो 9 का पहला गुणांक या गुणज 9 गुने 1 यानी कि 9 होगा। दूसरा 9 दूना 18, तीसरा 9 तिया 27 है ना। तीसरा 9 गुने 30 270 हो जाएगा। अब हमें इसका औसत बताना है। एक सीरीज आपका बन गया और ऐसा सीरीज बना है जिसके दो लगातार पदों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए समान है, यानी रेगुलर इंटरवल पर आने वाला सीरीज है। 9 18, 18 और 27 में 9 का अंतर, ठीक है। तो ऐसे सभी सीरीज का जो एवरेज होता है आपका, औसत होता है, उसको निकालने के लिए केवल हम 2 पद का उपयोग करते हैं। एक तो पहले पद का, तो पहला पद क्या होगा? 9 होगा। और एक अंतिम पद का, तो अंतिम पद क्या होगा? 270 होगा। और बट्टा में 2, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। कभी भी वैसा सीरीज आ जाए जिनके 2 लगातार पदों के बीच का डिफरेंस समान हो, तो ऐसे सभी सीरीज का औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। यानी केवल 2 पद आपको चाहिए, पहला पद और अंतिम पद। कंडीशन हमने क्या बोला कि ऐसा सीरीज होना चाहिए जिनके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान। और जब भी किसी संख्या का हम गुणांक लिखेंगे, गुणज लिखेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा सीरीज बनेगा जिसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा। जैसे 5 का गुणज लिखेंगे तो 5 10 15 20 25 5 का अंतर होगा। 10 का गुणज लिखेंगे तो 10 20 30 40 10 का अंतर होगा, ठीक है। तो ऐसा सीरीज हमेशा बन के तैयार होगा ही जिनके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा। तो हम केवल 2 ही पद लेंगे, फर्स्ट और लास्ट। अब इस दोनों को ऐड करिएगा तो 279 हो जाएगा। 279 में आप 2 से भाग कर लीजिए। 2 से भाग करिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 19, 2 नमा 18 हो जाएगा, पॉइंट डालेंगे 139.5। यही आपका इस पूरे श्रेणी का औसत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 9 के पहले 30 गुणज, तो 9 का पहला गुणज 9 गुने 1 9 होगा, और 30वां गुणज 9 गुने 30 यानी 270 हो जाएगा, बस डायरेक्ट। और बट्टा में कितना? बट्टा में 2 हो गया आपका औसत। केवल इतना कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। पहला गुणज 9 होगा, 30वां गुणज 9 गुना 30 270 होगा। फर्स्ट मालूम हो गया, लास्ट मालूम हो गया, इसी दोनों को जोड़ करके हम लोग 2 से भाग कर लेंगे। अगर 3 के 9 गुणज पूछा जाता कि 3 के पहले 9 गुणज, तो 3 का पहला गुणज क्या होगा? 3, और 3 का 9वां गुणज क्या होगा? 27। अब इसका औसत निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हम लोग कर लेते। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए क्वेश्चन आपका एलिगेशन से है। बोला है यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपया प्रति लीटर, यह रेट है आपका शुद्ध दूध का, ठीक है। तो 20 लीटर दूध में यह मात्रा दिया गया है, ठीक है। मात्रा को कभी भी आप उपयोग में मत लाइएगा। मात्रा को कभी भी एलिगेशन में तुलना में उपयोग में मत लाइएगा। कितना पानी मिलाया जाए, यानी 10 रुपया प्रति लीटर वाला शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि पानी का मात्रा बताइए, ताकि मिश्रण का कीमत 8 रुपये हो जाए। मिश्रण का कीमत 8 रुपये हो जाए, यानी कि दूध और पानी मिलाने के बाद जो भाव आए वो 8 रुपये हो जाए।
तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी एलिगेशन से क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो ऐसे क्रॉस बनाना है। यहाँ पे 3 बिंदु आपका बनता है, यह पहला बिंदु, यह दूसरा बिंदु और यह कॉमन बिंदु, देख के भी पता चल रहा होगा। पहले बिंदु पर पहले प्रकार के वस्तु का भाव लिखिए। तो पहले प्रकार का वस्तु क्या है, मिल्क है, और दूसरा जो वस्तु है वह आपका वाटर है। ठीक है, पहले आप दूध का भाव लिखिए। दूध का भाव क्या है, 10 रुपया प्रति लीटर। ओके, पानी का भाव क्या है, पानी ही तो मिलाया गया है ना, तो पानी का भाव हम लोग क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। पानी का भाव हमें कुछ नहीं लेना है, 0 लेके चलना है। अब इस दोनों को मिलाने के बाद जो वस्तु बनेगा उसका भाव क्या रखना है आपको, 8 रुपया प्रति लीटर। हमेशा ध्यान रहे यहाँ पे आपको रेट ही लिखना है। एलिगेशन में तुलना रेट का होता है, कभी वजन का तुलना नहीं होता है। ठीक है, अब जब एलिगेशन मेथड से आप आंसर अपना निकालिएगा तो आंसर निकालने का तरीका है कि इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखना होता है क्रॉस में। तो 10 और 8 में कितना का अंतर, 2 का, यहाँ पे 2 हो गया। चलिए इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, तो 0 और 8 में डिफरेंस कितना का, 8 का। मतलब इस दोनों में जो बड़का होगा उसमें से छोटका माइनस करिएगा, है ना। कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। तो 8 में से 0 माइनस करिए 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। अब कटने वाला वैल्यूज है तो काट लीजिए, दोनों कटेगा 2 से। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 से काटिए, 2 एकम 2, यानी 4:1 के अनुपात में दूध और पानी को मिलाना पड़ेगा। हम दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 4:1 के अनुपात में। तो कई बार तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाए, तो आंसर हो जाएगा 4:1 के अनुपात में। बट यहाँ बोला है कि 20 लीटर दूध के साथ कितना पानी मिलाया जाए। तो देखिए फिर से हम लोग रेशियो मेथड यूज करेंगे। 20 लीटर दूध, तो दूध का मात्रा कितना है, 20 लीटर। ओरिजिनल दूध का मात्रा देख लीजिए 20 लीटर। यहाँ पे बताइए दूध का अनुपातिक मात्रा कितना है, 4। तो 20 लीटर जो है वह अनुपात 4 का मान है, तो 4 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकल जाए। दूध का मात्रा कितना है, 20 लीटर, अनुपात में दूध का मात्रा कितना है, 4, यानी अनुपात 4 का मान 20 है तो 1 का मान 20/4। रियल वैल्यू ऊपर रखिएगा, अनुपातिक वैल्यू नीचे रखिएगा। बोला है कि कितना लीटर पानी मिलाए, यानी कि इसमें पानी का मात्रा आपको बताना है। तो पानी का मात्रा अनुपातिक, अनुपात 1 का मान निकालना है तो 1 से गुना कर लीजिए, बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। 4 पंचे 20, यानी क्या वैल्यू हो जाएगा आपका, 5 लीटर। किसका वैल्यू आया, पानी। पानी कितना मिलाना पड़ेगा इसमें, 5 लीटर मिलाना पड़ेगा। मिश्रण का मात्रा पूछता तो 20/4 करते और गुना करते, 4 और 1 5 से। दूध और पानी मिलाएंगे तभी तो मिश्रण बनेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। बोला है 5 वर्ष पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ तो उसका औसत आयु 23 वर्ष। अच्छा देखो 23 वर्ष औसत आयु जो है वह पति और पत्नी का कब का है, 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले का औसत आयु 23 वर्ष है, तो अभी औसत आयु कितना हो जाएगा, 23 और 5 28। वर्तमान में औसत आयु 28 होगा। तो वर्तमान में औसत आयु 28 वर्ष होगा, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 28 गुना 2 यानी कि 56 वर्ष। तो पति और पत्नी मिला के अभी कितने साल का हो जाएगा, 56 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, पति और पत्नी यानी कि हस्बैंड और वाइफ मिला के अभी कितने साल का हो जाएगा, 56 साल का। वर्तमान आयु निकाले, 5 साल पहले 23 साल का था, है ना, और 23 साल क्या है, औसत आयु है। तो औसत आयु समय के साथ बढ़ता है या फिर घटता है, तो 5 साल पहले औसत आयु 23 साल, तो अभी औसत आयु कितना हो जाएगा, 28। और औसत आयु का मतलब है कि प्रत्येक का आयु 28, तो दोनों का कुल आयु कितना हो जाएगा, 56। अब आगे, पति पत्नी और बच्चा जिसका जन्म इस दौरान हुआ है, अब औसत आयु 20 वर्ष। अब देखिए अब कितना व्यक्ति हो गया, अब व्यक्ति हो गया आपका 3 और औसत आयु कितना हो गया, 20। तो 3 व्यक्तियों का औसत आयु 20 वर्ष, तो तीनों का कुल आयु 20 गुना 3 कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ जो 60 साल कुल आयु निकला है, इसमें 3 व्यक्ति है, हस्बैंड है, वाइफ है और इसके साथ एक बच्चा भी है। तो इन तीनों का वर्तमान में जो कुल आयु है वो आपका 60 वर्ष। हस्बैंड और वाइफ का आयु है 56 वर्ष वर्तमान का, और हस्बैंड वाइफ और बच्चा का कुल आयु है आपका 60 वर्ष। अब हमें बताना है कि बच्चे की आयु कितनी। तो जब हस्बैंड वाइफ और बच्चा तीनों मिला के 60 वर्ष, हस्बैंड और वाइफ 56 साल का, तो बच्चे का आयु क्या होगा, बच्चा का आयु आपका हो जाएगा 4 वर्ष। सिंपल सी चीज़ है, तीनों मिला के 60, इसमें से 56 माइनस करिए, बच्चा का आयु आपका निकल जाएगा। आगे चलिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। अल्टरनेट पे आधारित यह क्वेश्चन है। 2 अलग अलग नल एक टंकी को 6 मिनट और 7 मिनट में भरता है। पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला नल कितने समय में भरता है, 6 मिनट में, और दूसरा नल कितने समय में भरता है, तो दूसरा नल पूरे टैंक को 7 मिनट में भरता है। अब सबसे पहले टंकी का क्षमता निकालिए। 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 42 होगा। यह 6 मिनट में 42 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में 7, यह 7 मिनट में 42, तो 1 मिनट में 6,
इतना तो आपको पहले कर लेना है। सबसे पहले जो भी नल है आपका प्रत्येक के द्वारा अलग अलग टंकी को भरने में जो समय लगता है उसका एलसीएम लेंगे। यह दर्शाएगा, इसका जो एलसीएम होगा यह दर्शाएगा टंकी के क्षमता को। तो टंकी का क्षमता 42। अब यह 6 मिनट में 42 भरेगा तो 1 मिनट में 7 भरेगा। यह 7 में 42 भरेगा तो 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा। यानी प्रत्येक नल के द्वारा 1 मिनट में भरा गया मात्रा निकालिए। अब बोला है यदि वे एक के बाद एक यानी कि बारी बारी से अल्टरनेट, एक के बाद एक मतलब दोनों को एक साथ नहीं चलाना है। एक बार पहला तो एक बार दूसरा, फिर पहला तो फिर दूसरा, ऐसे चलाना है। प्रत्येक नल को 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो उसके द्वारा टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से काम होना है। पहला मिनट पहला नल चलेगा, दूसरा मिनट दूसरा नल चलेगा, फिर तीसरा मिनट पहला नल चलेगा, फिर चौथा मिनट दूसरा, फिर 5वां मिनट पहला, फिर 6वां मिनट दूसरा। इस तरीके से अगर चले तो टंकी को भरने में क्या समय लगेगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि कम से कम कितना मिनट का काम ले कि दोनों का काम शामिल हो जाए। कम से कम तो 1 मिनट का काम लीजिएगा तब तो दोनों का काम शामिल नहीं होगा। तो 2 मिनट का काम लीजिए, 2 मिनट में देखिए कितना होगा। तो 2 मिनट में देख लीजिए दोनों चलेगा ना, तो पहला चलेगा तो 7 लीटर भरेगा और दूसरा चलेगा तो 6 लीटर भरेगा। यानी 2 मिनट में 13 लीटर भरेगा, क्योंकि पहला अगर चला तो 6 लीटर भरेगा, दूसरा चलेगा, पहला चलेगा तो 7 है ना, 7 और पहला चलेगा तो 7 और दूसरा चलेगा तो 6 लीटर भरेगा। 7 और 6 कितना 13। और यही प्रक्रिया जो है आगे भी आपका दोहराएगा, यही साइकिल आगे भी चलेगा। तो इस वजह से हम निकालिए कि 2 मिनट में कितना भरेगा। तो 2 मिनट में 13 लीटर भर जाएगा। अब हमें टंकी को भरना है यानी 42 लीटर पहुंचना है। तो सोचिए कि 13 में कितना से गुना करें कि या तो 42 के बराबर या 42 से कम आ जाए। 13 चौके 52 ज़्यादा हो जाएगा, 3 से गुना करिए तो 13 तिया 39 करीब पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो तिगुना भरने के लिए तिगुना समय भी लगेगा। तो 2 तिया 6 मिनट में कितना भर गया आपका 13 तिया 39 लीटर भर गया। लेकिन टंकी पूरा भरा नहीं है, भरना है हमें 42 लीटर, इसमें से मात्र 39 भरा है। आप बोलोगे कि सर एक बार में 42 भी तो भरवा सकते हैं, तो 2 मिनट में 13 भरेगा। अब 13 में कितना से गुना करें कि 42, तो ऐसा तो कोई संख्या है नहीं पूर्णांक में, तो करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं। 13 तिया 39, 13 चौके 52 ज़्यादा हो गया, तिगुना हम भरवा लेते हैं। 39 लीटर भरने में कितना समय लगेगा 6 मिनट। अब कितना बाकी है, तो अब बाकी है 3 लीटर। ठीक है, 39 भर गया 42 में से, तो अब 3 लीटर बाकी है। और भरने का मौका किसको मिलेगा, तो 6 दिन हो गया है काम, तो 7वां दिन कौन आएगा फिर से, पहला नल ही है ना। पहला दिन देख लीजिए, पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन पहला नल आता है। तो इस 3 लीटर की भरने की जिम्मेवारी पहले नल का है। तो पहला नल चलेगा एक बार तो 7 लीटर भरेगा। तो 3 लीटर भरने में 3/7, तो 6 + 3/7 लिखे या 6.3/7 लिखे, एक ही बात है। तो 6.3/7 मिनट का समय लगेगा इस तरीके से पूरी टंकी को भरने में। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 और 6 वर्ष में 10,035 हो जाता है, वह कौन सी राशि है, यानी मूलधन पता लगाना है। देखिए अगर हम आपसे कहें कि कोई राशि 3 साल में ना 8 रुपये हो जाता है और 6 साल में 3 साल में 8 रुपये हो जाता है और 6 साल में यह आपका 12 रुपये हो जाता है, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डिफरेंस कितने साल का, यहाँ पे 3 साल का। 3 साल में धनराशि कितना गुना हो गया, तो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखिए, छोटी वैल्यू नीचे लिखिए, काटिए इसको। 4 तिया 12, 4 दूना 8। इसका मतलब यह है कि 3/2 गुना राशि हो गया। 8 में आप 3/2 से गुना करिए ना, 12 आ जाएगा। 2 चौके 8, 4 तिया 12, 3/2 गुना हो गया। कितने साल में, 3 साल में। यह तो पता लगा सकते हैं। जब बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू से भाग करिएगा तो क्या पता लगेगा कि कितना गुना धनराशि हो गया। तो तीसरा साल तक तो आपका इतना था, 6वां साल इतना हो गया। तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू से भाग करिएगा तो क्या पता लग जाएगा कि कितना गुना हो गया। तो इतना हो जाता है आपका 6690 से। तो 6690 से इतना हो गया, मतलब कि इतना गुना हो जाता है। किसका, मूलधन का इतना गुना हो जाता है राशि। कितने साल में, 3 साल में। जबकि 3 साल में हो कितना जाता है, तो 3 साल में हो जाता है 6690। बहुत ही ज़्यादा हम लोग यहाँ पे दिमाग का यूज किए हैं और इस क्वेश्चन को सॉर्ट करने का प्रयास किए हैं। देखिए क्या हुआ है, राशि इतना गुना हो गया है इससे, है ना।
सॉरी इतना हो गया इससे, तो कितना गुना, तो बड़ी वैल्यू बट्टा छोटी वैल्यू करेंगे तो इससे क्या निकलेगा कि धनराशि इतना गुना हो जाता है। कितने साल के डिफरेंस में? 3 साल में। किसका? तो मूलधन का इतना गुना हो जाएगा 3 साल में, जबकि 3 साल में राशि कितना होता है? 6690, तो बराबर में 6690 लिख दिए। अब इसको आप काट लीजिए, बस काटने का मोल है। 15 से काटिएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 छके 90। 15 से काटिएगा, 15 छके 90, 10, 15 छके 90, 3 और कितना बचेगा आपका? हाँ जी 15 छक्का 90, 10, हाँ जी 135, 15 नमा 135 हो जाएगा। ऊपर से ऊपर काटिए, 669 से 669 कटेगा, क्या बचेगा? 10 बचेगा। अब इधर P बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 446 में 10 से गुना करिए, 4460, तो 4460 रुपये यही हमारा मूलधन हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि कितना मूलधन होगा, वह कौन सी राशि है, तो आंसर हो जाएगा 4460। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमें क्या करना है ना कि बड़े घन के आयतन में, तो बड़े घन का भुजा 3 है, तो बड़े घन के आयतन में भुजा 3 है तो 3 का क्यूब कितना होगा? 1। छोटे घन के आयतन से भाग करिएगा तो इससे निकल जाएगा घनों की संख्या। तो 3 का क्यूब कितना? 27। 1 का क्यूब कितना? 1। 27 बट्टा 1 कितना हो जाएगा? 27। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला हमें एक घन बनाना है, तो इसके लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन चाहिए। तो फिर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग करेंगे। तो बड़ा घन का आयतन कितना होगा? भुजा 3, तो 3 का क्यूब। छोटा घन का आयतन भुजा 1, तो 1 का क्यूब। घनों की संख्या निकल जाएगा। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, बड़े घन का की भुजा में छोटे घन के भुजा से भाग करिए और सीधे इसका क्यूब करिए, डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1, 27 बट्टा 1, यानी कि आंसर क्या होगा? 27। अगला देखिए, यहाँ पे साइन A प्लस B का मान 1/√2 है। तो आप एक चीज़ सोचिए यहाँ पे कि साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि A प्लस B का मान 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 45 का ही तो मान 1/√2 होता है। तो साइन थीटा के स्थान, थीटा का वैल्यू 1/√2, यानी थीटा के स्थान पर क्या होगा? 45 डिग्री। यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए साइन A माइनस B का मान 1/√2, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसका मतलब A माइनस B का मान भी क्या होगा आपका? A माइनस B का मान भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों जगह 45 रखेंगे तभी तो वैल्यू 1/√2 आएगा। साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2। अब यहाँ से हमें किसका वैल्यू पता लग जाएगा? यहाँ से A और B का मान पता लग जाएगा। तो लगाइए, दोनों इक्वेशन को जोड़िए, B से B कैंसिल हो गया, A प्लस A कितना हो जाएगा? 2A बराबर 45 और 45 90 डिग्री। 2 से अगर हम इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 45। तो A का वैल्यू आपका 45 डिग्री आ गया। ठीक है, A का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। अब B के वैल्यू को पता हम लोग लगाते हैं। सोचिए कि 45 में क्या जोड़े कि 45 ही आए, तो 45 में 0 जोड़ेंगे तभी तो 45 ही आएगा। तो A का मान 45, B का मान 0। A का मान 45 है तो 45, A के जगह 45। अब 45 में क्या जोड़े कि 45 है, तो 45 में 0 ही जोड़िएगा तभी तो 45 आएगा ना, दूसरा कोई भी संख्या जोड़िएगा तो ज़्यादा आ जाएगा। तो B का मान 0 डिग्री हो गया। अब हमें इसका मान निकालना है, तो इसके स्थान पर आप रखिए A के जगह 45, B के जगह 0। तो B के जगह 0, तो cos 0 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस cos 0 का मान, क्योंकि B का मान 0, तो cos 0 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, आगे A के स्थान पर 45, तो cos 45 का मान 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। cos 45 का मान A का वैल्यू 45 है, तो cos 45 का मान 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/2। अब 1 में से 1/2 माइनस करिए तो 1/2, यही आपका आंसर, यानी आंसर क्या होगा? विकल्प A आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। तो साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B का फॉर्मूला होता है आपका साइन A माइनस B। तो A के जगह क्या लिखेंगे? A के जगह देख लीजिए क्या है वैल्यू, A के जगह 76 है और B के जगह क्या वैल्यू है? 16। 76 माइनस 16 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। तो
तो साइन 76 में से 16 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यह फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन a माइनस बी बराबर होता है आपका साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है। साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। साइन a इंटू कॉस a इंटू क्या होता है आपका, यहाँ पे साइन बी होता है। अब देख लीजिए यही चीज़ तो है आपका, साइन a, इसको a माने और इसको b माने, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, साइन a माइनस बी, तो a की जगह 76, b की जगह 16। साइन 76 माइनस 16 कितना होगा, 60, और साइन 60 का मान √3/2 होगा। तो इस तरीके से आज का सेट आपका कंप्लीट हो गया। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।